गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवादी संबंधी विचार के दूसरे भाग में अपन उनके लोकतांत्रिक समाजवादी संबंधी विचार की विशेषताओं को देखते हैं। 4 विशेषताओं का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। 5वीं विशेषता देखिए उनके लोकतांत्रिक समाजवाद की। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का साधन। नेहरू जी ने समाजवाद को एक नैतिक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकारा है। अतः उन्होंने समाजवाद की महान साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता को भी स्वीकारा है। वे साम्यवादियों के इस मत के विरोधी हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष तथा हिंसक क्रांति आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो साम्यवाद की स्थापना के लिए मार्क्स ने क्रांति की अनिवार्यता को महत्वपूर्ण माना था, जबकि नेहरू समाजवाद की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि मतपत्र की शक्ति के द्वारा निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार द्वारा समाजवाद की स्थापना में प्रभावी भूमिका निभाई जा सकती है। समाजवाद की स्थापना के संदर्भ में नेहरू ने लोकतांत्रिक सरकार के लक्षणों तथा प्रकार पर भी विचार किया था, जिनको हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नेहरू जी का मत था कि कोई भी लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार एक ही रात में समाजवाद के संपूर्ण कार्य को लागू नहीं कर सकती, और उन्होंने कहा कि विश्व के अत्यधिक समृद्ध देश के लिए भी ये साधन सीमित ही हैं। अतः किसी भी देश की लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार के लिए सर्वाधिक उचित रास्ता यही होगा कि वह अपने संपूर्ण समाजवादी कार्यक्रम में से केवल ऐसे अंशों को ही लागू करने का प्रयास करे जिन्हें उसके साधनों की दृष्टि से लागू किया जाना संभव हो। नेहरू जी ये चाहते थे कि समाजवाद को हम एक ही रात में या एक ही बार में लागू नहीं कर सकते। किसी भी देश की परिस्थिति के अनुसार उस देश में जो उपलब्ध साधन हैं उन्हीं के अनुसार समाजवाद के अंशों को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। और समाजवाद की स्थापना में जन समर्थन का भी होना आवश्यक है। अगर जन समर्थन साथ होगा तो समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 6वीं विशेषता देखिए, लोकतांत्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेहरू जी मार्क्सवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं हैं कि उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। उन्होंने उत्पादन और वितरण के साधनों पर केवल उस सीमा तक ही सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन किया है जिस सीमा तक यह व्यवहारिक दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण माना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व हो। उन्होंने बड़े बड़े और बुनियादी उद्योगों को तो सार्वजनिक क्षेत्र में रखने का समर्थन किया है, जैसे विद्युत, इस्पात, रेल, वायुयान, भारी मशीनें और अन्य जो उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखने की बात उन्होंने कही है। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए औद्योगिकरण पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया था।
उनका मत था कि औद्योगिकरण से जब राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि होगी तो प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो सरकार सामाजिक सेवाओं में भी वृद्धि कर सकती है और लोक कल्याण के कार्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। नेहरू जी ने घाटे के बजट की व्यवस्था को भी स्वीकार किया है और नेहरू जी ने सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली का भी समर्थन किया है और उन्होंने भारतीय संदर्भ में कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने पर उन्होंने बल दिया है और साथ ही साथ उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए सहकारी उद्योगों को, सहकारी साख समितियों को और सरकारी बैंकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। देखिए, सातवीं विशेषता, आर्थिक नियोजन का समर्थन। नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था के विस्तार तथा समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टि से लोकतांत्रिक आर्थिक नियोजन की प्रणाली का पूर्ण समर्थन किया है और यह उल्लेखनीय है कि सन 1927 में सोवियत संघ की यात्रा के बाद उन्होंने नियोजन के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करना शुरू कर दिया था और उन्हीं के प्रयासों से जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया था और स्वतंत्र भारत में भी जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम किया था। हालांकि उन्होंने आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ से लिया था, लेकिन उनके आर्थिक नियोजन और सोवियत संघ के आर्थिक नियोजन में दो प्रमुख अंतर हैं। जहां सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली केंद्रीयकृत थी, वहां नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवादी नियोजन प्रणाली विकेंद्रीकृत थी। साम्यवादी नियोजन प्रणाली बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल देती थी और नेहरू की नियोजन प्रणाली में बड़े तथा छोटे उद्योगों की स्थापना करने पर भी बल दिया था। फिर देखिए, आठवीं विशेषता, लोक कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक नीतियों का समर्थन। नेहरू जी ने अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सेवाओं की स्थापना एवं वृद्धि माना है, जो लोक कल्याण में वृद्धि करने वाली हो, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली हो। नेहरू के अनुसार सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। बुनियादी आवश्यकताओं का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार को कम कीमत पर सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी प्रयास करने चाहिए, ऐसा नेहरू जी का मानना था। और नेहरू जी ने कहा कि जनता को उचित दरों पर परिवहन, संचार, सिंचाई के साधन, बिजली आदि सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करना सरकार का दायित्व है और उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों को पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया था। नौवीं विशेषता देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता। नेहरू अपने प्रारंभिक जीवन में फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे। फेबियन समाजवाद का मतलब है उचित क्षण की प्रतीक्षा करना और जब वो क्षण आए तो पूरे वेग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। लेकिन 1927 में सोवियत संघ की यात्रा के बाद वे मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक बन गए थे।
और 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा भी था कि मेरा ये निश्चित मत है कि विश्व की और भारत की तमाम समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद में निहित है और मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से मुक्ति दिला सके। 1954 में नेहरू के द्वारा संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि भारत में समाजवादी किस्म की व्यवस्था स्थापित की जाए और 1955 में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में नेहरू के प्रभाव से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस दल तथा उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा एक समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की जाए। इसी प्रकार 1956 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक समाजवादी ढांचे के समाज संबंधी पूर्व प्रस्ताव जो 1955 में स्थापित किया गया था उससे संबंधित जो भ्रम उत्पन्न हो गए थे उनको दूर करना था। और उन्होंने इस प्रस्ताव के द्वारा स्पष्ट किया कि कांग्रेस केवल शांतिपूर्ण, नैतिक एवं संवैधानिक साधनों द्वारा ही समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। और कांग्रेस ने 1962 के भावनगर तथा 1964 के भुवनेश्वर के अपने अधिवेशन में भी पुनः प्रस्ताव पारित करके लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के अपने निश्चय को दोहराया।